गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिलेबस इंट्रोडक्शन के साथ साथ फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जैसा कि अपने केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अपने पास 3 बुक्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री तीनों विषय का जो पेपर होगा 50 मार्क्स का, 50 नंबर का पेपर होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो। ईच पेपर में यानी 50 मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा और ये 10 के 10 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन हैं, यानी कि ये अपन को 10 मार्क्स अवेलेबल करवाएंगे पार्ट ए में। पार्ट बी की जो बात है उसमें ईच यूनिट से ईच यूनिट से 1 क्वेश्चन, वो भी अथवा में आएगा। ठीक है, इस तरह से 5 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स हो गए 17.5 मार्क्स। और पार्ट सी में ईच यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से एनी 3 अपन को अटेंड करने होंगे। अगर एनी 3 अपन क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो और ईच क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का है, 7.5 मार्क्स का है, तो 22.5 ये मार्क्स हो गए। तो ओवरऑल जो मार्किंग हो गई 50 मार्क्स की हो गई। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो सबसे मेजर जो होना चाहिए वो आपका यूनिट या पार्ट सी पे होना चाहिए, क्योंकि अपने जो मेन क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उन 3 मार्क्स के क्वेश्चन अपन को बहुत कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। तो आज जो इंट्रोडक्शन की बात है वो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास क्या क्या है, चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितनी यूनिट्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 50 मार्क्स का पेपर बनेगा अपने पास, उसमें यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन सीरीज़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन सीरीज़ को अपन EM वेव्स या EM स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। सेकेंड यूनिट है अल्कोहल एंड फिनॉल। थर्ड यूनिट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फोर्थ यूनिट है कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स एंड एपॉक्साइड्स। और फिफ्थ यूनिट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे इस यूनिट में कवर होंगे। लेकिन आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करेंगे, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। वैसे स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है, अवशोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसा कि आपको नोट्स में दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली शब्द आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या चीज़ें, कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इन तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। वे तरंगे जिनके तरंग संचरण की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे या विकिरण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे, ये जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे ये विद्युत क्षेत्र अपन ने बना दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये हो गया तरंग संचरण की। तीनों इस डायरेक्शन में होंगे, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, जैसे ये अगर अपन इसको विद्युत क्षेत्र समझते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गए और ये तरंग संचरण की दिशा होगी। तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है ना। इसी तरह अब इन EM वेव्स में कौन कौन सी तरंगें आती हैं? तो इन EM वेव्स में आती हैं रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें। और कौन सी आती हैं? माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दर्शीय तरंगे,
पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरण तरंगे और गामा रे। ठीक है, ये तो हो गया जो अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब अध्ययन करते हैं तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान कौन कौन सी तरंगों का उपयोग होता है। अब बात करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? पदार्थ के अणुओं व विद्युत चुंबकीय तरंगों की अंतःक्रिया से, यानी पदार्थ के जब भी अपन कोई ईएम वेव्स हैं किसी पदार्थ पर गिराते हैं, किसी भी पदार्थ पर गिराने पर क्या हो जाता है कि जब अपन इन ईएम वेव्स को उसके ऊपर गिराते हैं तो क्या होता है कि वो तरंगे उन पदार्थों के अणुओं से क्रिया करने लगती है। क्रिया करने के फलस्वरूप अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया फलस्वरूप क्या होता है कि ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, विकिरणों का विभाजन हो जाता है। इन विकिरणों का विभाजन होता है जिन्हें रिकॉर्डर से एक आलेख प्राप्त होता है। यानी ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का विभाजन से मतलब तात्पर्य यहाँ पर है, या तो वो अवशोषित हो जाते हैं या अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाती हैं, जिससे उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। रिकॉर्ड पर एक ग्राफिकल पेन लगी होती है, वो ग्राफिकल पेन एक आलेख यानी एक ग्राफ बना कर दे देती है, रिप्रेजेंटेशन करके दे देती है। उसी रिप्रेजेंटेशन को हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम के अध्ययन को अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग हुआ है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होने के कारण हम इसे ईएम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रम बात करेंगे, जैसे अपने वहाँ टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन सीरीज़ है। इस एब्जॉर्प्शन सीरीज़ है, केवल अवशोषण सीरीज़ है, लेकिन वास्तव में जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी होता है और अवशोषण भी होता है, लेकिन अपने सिलेबस में केवल अवशोषण स्पेक्ट्रम है, तो अपन अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन को इन दोनों को थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी। तो पहली बात करते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की। इस स्पेक्ट्रम में पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है, देखिए जैसे डायग्राम में है, पदार्थ को ऊर्जा दी जा रही है। तो इससे क्या होगा, जो जितनी अपन ऊर्जा दे रहे थे उससे ज़्यादा अंतःक्रिया होगी इन ईएम वेव्स के अणुओं के साथ, और ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यानी ज़्यादा इंटेंसिटी। वो ऊर्जाएं जो उत्सर्जित हो रही है वो डिटेक्टर में चली जाएगी, डिटेक्टर से रिकॉर्डर में चली जाएगी, और रिकॉर्डर में एक ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कैसा बना है? उत्सर्जन के कारण बना है, इसलिए इसका नाम दे दिया अपन ने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का रेखीय निरूपण, देखिए ईएम वेव्स जा रही हैं, और ईएम वेव्स जब पदार्थ के कणों से अंतःक्रिया की तो इन अंतःक्रिया के फलस्वरूप बहुत सारी तरंगें उत्सर्जित हुई, और इन उत्सर्जितों को अपन ने किस में भेज दिया? डिटेक्टर में। डिटेक्टर से कहाँ चली गई? रिकॉर्डर में। फिर अगली बात की जाए अवशोषण स्पेक्ट्रम, जैसा नाम ही है अवशोषण होना चाहिए। किसका अवशोषण होना चाहिए? जब पदार्थ की ईएम विकिरण गुजारी जाती है, ये पदार्थ और पदार्थ में से ईएम विकिरण गुजारी जा रही हैं, तो जितनी इंटेंसिटी की या जितनी गुजारी जा रही थी उससे कम निकल रही है, यानी कुछ उन पदार्थ के अणुओं ने अपने द्वारा अवशोषित कर ली, जिन्हें रिकॉर्डर भेज कर अवशोषण स्पेक्ट्रम, यानी फिर वही आगे कहाँ चले जाते हैं? डिटेक्टर, डिटेक्टर से रिकॉर्डर, तो उसका एक ग्राफ प्राप्त होता है। ये ग्राफ जो प्राप्त हो रहा है ईएम वेव के अवशोषण से प्राप्त हो रहा है। अगर अवशोषण से प्राप्त होता है तो अपन उसको अवशोषण स्पेक्ट्रम कह देंगे। यानी बेसिकली दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हैं, अवशोषण और उत्सर्जन। उत्सर्जन है तो ईएम वेव का उत्सर्जन होगा, अंतःक्रिया के फलस्वरूप। अवशोषण है तो ईएम वेव्स का अवशोषण होगा। अब बात की जाए स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा ही नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इसको अपन दो भागों में देखें तो एक है स्पेक्ट्रो यानी स्पेक्ट्रम, और स्कोपी का मतलब ना होता है टू स्टडी, यानी स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना। स्पेक्ट्रम का अध्ययन ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। यहाँ पे स्पष्ट है, रसायन विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय विकिरणों से प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है। और शॉर्ट में समझना हो तो सीधा सा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम और स्कोपी का मतलब होता है टू स्टडी, तो स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्यतः 3 प्रकार की है, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यूजी लेवल पर अपन इन 3 प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही अध्ययन करेंगे। जो पहली है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कह रही है? यूवी, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट, वी का मतलब विजिबल, यानी
इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ईएम वेव्स जो इस्तेमाल होगी वो कौन सी होगी, या तो पराबैंगनी होगी या दर्शी होगी। अगर इनका अवशोषण या उत्सर्जन होता है तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। लेकिन अब अपन जब स्टडी अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में कर रहे हैं तो उत्सर्जन काम में नहीं लेंगे, अपन केवल अवशोषण की बात ही करेंगे। जब पदार्थ द्वारा प्रकाश के दर्शी या पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसे यूवी स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो यूवी स्पेक्ट्रम होगा, और उसका अध्ययन अपन को क्या कहलाएगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें लैम्बडा मैक्सिमम का मान 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। लैम्बडा मैक्सिमम से मतलब है जो उच्चतम अवशोषण जो शो होता है, जिस तरंग दैर्ध्य पर शो होता है उसे लैम्बडा मैक्सिमम कहेंगे। आगे अपन डिटेल स्टडी भी करेंगे इस लैम्बडा मैक्सिमम के बारे में। और लैम्बडा मैक्सिमम को ज्ञात करने के लिए एक रूल भी है, वुडवर्ड-फेजर रूल। इस स्पेक्ट्रम में अणुओं के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यानी जब ये अवशोषण करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाना है, इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। सो इसका अलग भी नाम रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर यानी इंफ्रारेड, अवरक्त किरणों। अगर अवरक्त किरणों का अवशोषण किया जाता है किस में से, ईएम वेव्स में से, तो फिर इसका नाम हो जाएगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें अवरक्त किरणों का अवशोषण होता है। लैम्बडा मैक्सिमम का मान 2.5 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है। इस स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार के कंपन, यानी जब आईआर का अवशोषण होता है तो कंपन, वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है। तीसरी चीज़ है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें रेडियो तरंग या सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है और इसके लैम्बडा मैक्सिमम का मान 1 से 5 मीटर पर प्रदर्शित होता है। तो ये आज जो अपन ने स्टडी की वो केवल एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में अपन यूवी स्पेक्ट्रम को डिटेल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।